हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे गाजर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। भाई साहब, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, जैसे गाजर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, उन्नतशील किस्में कौन सी हैं, खाद हमको कब कौन कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करनी चाहिए, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, उन्हें हमारे किसान भाई समय रहते कैसे रोकथाम ट्रीटमेंट इलाज कर सकते हैं, सस्ते कीटनाशक और सस्ते पर बढ़िया जो रिज़ल्ट देने वाली गाजर की फसल पर हम आपको स्प्रे भी बताएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बीमारी भी आती हैं। और आपने देखा होगा कि जो गाजर है, गाजर का जो कंद होता है वो कड़क हो जाता है, तो प्रॉपर एकदम रसीला एकदम सॉफ्ट गाजर कैसे आप तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे तैयार कर सकते हैं, कितनी लागत लगती है, एक एकड़ से हमारे किसान भाई कितना मुनाफा नेट प्रॉफिट बचा सकते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, तकरीबन संपूर्ण जानकारी का जो पैकेज है इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए प्रारंभ करते हैं। अनुकूल समय, गाजर की खेती करने के लिए जो अनुकूल समय है, सूटेबल जो समय है बरसात के लिए, आप अगस्त से लेकर अक्टूबर के मध्य, जी हाँ दोस्तों, आप यदि बरसात के लिए कर रहे हैं या सर्दियों के लिए कर रहे हैं तो अगस्त से अक्टूबर काफ़ी अनुकूल समय माना जाता है। इसके अलावा गर्मियों के लिए आप फरवरी से लेके मार्च के आसपास आप खेती कर सकते हैं। यदि इस टाइम आप गाजर की खेती करते हैं तो जो बाज़ार भाव हैं वो काफ़ी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। उपयुक्त भूमि, गाजर की खेती करने के लिए जो परफेक्ट और अनुकूल सॉइल है सूटेबल, इसकी खेती आप काली मिट्टी, काली दोमट, पीली भूमि और हल्की भूमि भी है, मध्यम भूमि भी है, काली दोमट है यानी अधिक उपजाऊ भूमि भी है, तो भी आप गाजर की खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि पर आप गाजर की खेती कर सकते हैं। जैसे अधिक बरसात हो गई तो जल भराव का उत्तम प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। उपयुक्त तापक्रम यानी अनुकूल और सूटेबल जो टेम्परेचर है, न्यूनतम टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 से 35 या 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर गाजर की क्रॉप के लिए चल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है, थोड़ा सा जो ग्रोइंग होने पर कंद का विकास अच्छा नहीं हो पाता। यदि 45 डिग्री सेल्सियस हैं, 45-47 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, तो जो ग्रोइंग है, कंद का विकास अच्छा नहीं हो पाता है। तो जो तापक्रम है 35-36 तक चल जाता है। खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन, तो थोड़ा सा खेत की तैयारी हम स्मार्ट तरीके से, मॉडल तरीके से गाजर की खेती कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी जितनी ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी रहेगी उतना ही कंदों का विकास अच्छा होगा। फास्फोरस और पोटास वाली यदि खादों का न्यूट्रिएंट का पूर्ति करते हैं आप, तो यकीनन कंद का विकास अच्छा होगा और कंद रसदार और काफ़ी लाल एकदम ब्राइट देखने के लिए मिलेंगे। कलरफुल कंदों का विकास होगा और कलरफुल आपको रेट मिलने वाला है। तो बात कर रहे थे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाली जैसे कल्टीवेटर है, दगफट है या फिर तोता हल से आपको पहली और दूसरी प्लोविंग कराना है। और अंतिम जुताई के समय पाटा लगवाकर खेत को एकदम समतल करा लीजिए। जितना ज़्यादा समतल खेत रहेगा उतना ही अच्छी बात है। या फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र हैं, जैसे रोटावेटर है या फिर हैरो से आपको मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, मिट्टी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी, जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, उतना ही अच्छा कंदों का विकास देखने के लिए मिलेगा और उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार खेत की तैयारी कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी है। गाजर की उन्नतशील किस्में, गाजर की जो उन्नतशील किस्में हैं यह डिपेंड थोड़ा सा अलग अलग राज्य, सिटीज़, एरिया और जलवायु के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं।
काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इसीलिए एमपी के लिए अलग है, यूपी के लिए, महाराष्ट्र के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए और आसाम के लिए, बिहार। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जलवायु, मौसम, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से वैरायटी भी हो सकता है, एमपी के हिसाब से अलग, यूपी के हिसाब से अलग। तो हम आपको कह सकते हैं कि उन्नतशील जो आपके एरिया में राज्य के हिसाब से बेस्ट वैरायटी हो, उन्हीं का आपको सिलेक्शन, उन्हीं का चुनाव करना चाहिए। जो हम आपको वैरायटी बता रहे हैं, इन वैरायटी का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है, जैसे पूषा वृष्टि है, इसके अलावा हिसार रसीली है, नैंटिस है, इसके अलावा पूसा रुधिर और गाजर नंबर 29 जैसी वैरायटी का सिलेक्शन यदि आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने आपको लगभग 4-5 वैरायटी के नाम बताए हैं ये सबसे बेस्ट हों या फिर इनसे कोई बढ़िया हो ही नहीं सकती। हो सकती है जो आपके एरिया में बेस्ट वैरायटी हों उनका ही आपको सिलेक्शन करना चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट, यानी प्रति एकड़ हम यदि बुआई कर रहे हैं, और बुआई की भी अलग अलग विधियाँ हैं। अब तो भाई साहब पहले क्या होता था, सीधे किसान भाई छिटका विधि से गाजर की खेती करते थे, फिर उसके बाद मशीन आई, मल्टी सीडर आ गया, तो हमारे जो किसान हैं मल्टी सीडर से भी अब बुआई करने लगे हैं। यदि आप अंगेती स्विंग करते हैं, बुआई करते हैं, तो ये मान लीजिए तकरीबन 6 से 7 किलोग्राम सीड्स लग जाता है। यदि आप मशीन से कर रहे हैं तो 2.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम आपको सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप समय पर बुआई कर रहे हैं, वेड विधि से कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए 5 किलोग्राम आपको सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि इस प्रकार आप बुआई करते हैं, इस प्रकार सीड्स की क्वांटिटी रखते हैं, तो यकीनन आपका जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बीज उपचार यानी सीड्स ट्रीटमेंट, तो बीज उपचार करने से क्या फ़ायदे होते हैं आइए समझते हैं। ज़्यादातर किसान भाई सीधे मार्केट से सीड्स लाते हैं, बुआई कर देते हैं, फिर वही बाद में विल्ट की समस्या आती है और जर्मिनेशन ठीक तरीके से नहीं होता है, क्योंकि जर्मिनेशन बहुत बड़ा फैक्ट्स है गाजर की खेती पर। तो ठीक तरीके से जर्मिनेशन हो, अंकुरण हो, जितने बीजों की हम बुआई कर रहे हैं ठीक तरीके से जर्मिनेशन अच्छा हो, तो इसके लिए सीड्स ट्रीटमेंट, बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए वैसे यदि आप हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उतना ज़रूरी नहीं रहता बीज उपचार करना, लेकिन देसी वैरायटी है, घर का सीड्स है, तो इसके लिए ध्यान से सुनिए। यदि आप देसी वैरायटी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो बीज का उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको 1 किलोग्राम सीड्स लेना है, और इसके लिए 1 किलोग्राम सीड्स को यदि मान लीजिए उपचार करना है तो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%, WP यानी वेटेबल पाउडर फॉर्म में जो फफूंदनाशक आती है, फंगीसाइड आती है, 1 किलोग्राम बीजों को UPL की साफ है जैसे 5 ग्राम साफ से बीजों को उपचार करके ठीक तरीके से आपको क्या करना है, बुआई करना है। तो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या है? सबसे पहला, बीज उपचार करने से कम छाव पर आप उपचार करने के बाद 35 से 40 मिनट तक सुखा लीजिए। फिर बीजों की बुआई करना है, सोइंग करना है। तो बीज उपचार करने से अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है, विल्ट की समस्या नहीं आती है, और जो फंगस लगते हैं जड़ों में उनसे भी हमको निजात मिलता है। तो ये फ़ायदे हैं। बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद, तो जब हम बुआई कर रहे हों उस समय हमको न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स युक्त खादों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो यकीनन 4 चांद लग जाएंगे उत्पादन में। तो इसके लिए बेसल डोज पर कौन कौन सी खादें लेना है आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आप जहाँ तक रुझान यदि आपके जा रहे हैं, आपके रुझान यदि ऑर्गेनिक तरफ हैं, तो गोबर की खाद कम से कम 2 ट्रॉली, 2 से 3 ट्रॉली तो आपको लेना ही है। गोबर की खाद नहीं है तो मुर्गी की खाद ले लीजिए 1 ट्रॉली, या फिर वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ की खाद है, नीम खली है, या फिर जो स्पेशल मूंगफली का वेस्टेज होता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपको ज़रूर प्रयोग करना है। हो सके तो रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिए, जो आपको खाद का प्रयोग करना है, यदि आप ऑर्गेनिक छोड़ रासायनिक खादों पर जा रहे हैं तो निश्चित मात्रा पर ही आपको प्रयोग करना है। कौन कौन सी खाद लेना है तो आइए समझते हैं। गाजर क्रॉप कंद वर्गीय फसल है तो इसके लिए फास्फोरस और पोटास ज़्यादा लेना है। इसके लिए DAP और उर्वरक खाद यानी डाई अमोनियम फास्फेट, जो DAP खाद है इसको हमको लेना है 50 किलोग्राम। इसके अलावा SSP, जी हाँ, सिंगल सुपर फास्फेट, अब कौन सी, पाउडर फॉर्म वाली लेना है, लगभग 100 किलोग्राम। और इसके अलावा MOP म्यूरेट ऑफ पोटास हमको लेना है लगभग 20 से 30 किलोग्राम।
और कहीं कहीं पर दीमक की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। वाइट ग्रैब यानी सफ़ेद कीड़ा भी जड़ों पर लगता है, दीमक लगती है। कई प्रकार के और भी कीट आते हैं, रूट को, जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट आते हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाई आप फिप्रोनिल 0.3% जैसे GR दानेदार इंसेक्टिसाइड आती, जैसे बायर कंपनी की रीजेंट आती है, 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम, इन सभी को खादों को मिक्स करना है। और इसी के साथ 2 ट्रॉली गोबर की खाद, इन सभी को मिक्स करना है। वेट के ऊपर आपको देना है और आपको ठीक तरीके से वेट तैयार करा लेना है। और जो हम आपको जानकारी बतला रहे हैं वही आप परंपरागत तरीके से छिटका विधि से समतल खेत में बुआई करते हैं, उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। तो इसके लिए गाजर का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए दोस्तों आप बेड विधि से ही आपको खेती करनी है गाजर की। इससे अच्छी आमदनी भी होगी और अच्छा क्योंकि जब तक हमारी फसल अच्छे से तैयार नहीं होगी, कंदों का विकास नहीं होगा, कलरफुल नहीं रहेगी, तो बाज़ार भाव भी हमको कम मिलेगा। तो इसलिए वेड विधि से ही आपको गाजर की खेती करना है। वेडों के ऊपर खाद देकर वेड तैयार करना है। अब बात कर लेते हैं वेड तैयार। तो वेड तैयार किस प्रकार करना है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको वेड तैयार करने के लिए वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेडों को कुछ इस प्रकार तैयार करा लेना है। अब भैया वेड आप तैयार करा रहे हैं तो वेड की चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कितनी रखनी है, डिस्टेंस कितना रखना है, यह भी ज़रूरी बात है। तो हम पूरी A to Z वीडियो है, संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ का कुछ। तो इसीलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो पर बने रहिए। और वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो हम बात कर रहे थे वेड तैयार, वेड मेकर या फिर वेड राइजर से, जो आप देख रहे हैं यह वेड मेकर, वेड राइजर से आपको वेड तैयार करा लेना है। बेड की आपको चौड़ाई, जी हाँ दोस्तों, बेड की जो चौड़ाई आपको रखनी है लगभग 2.5 फीट रखनी है। वेड से वेड की दूरी, आपको जो बेड से वेड का डिस्टेंस रखना है वो 2.5 फीट रखना है। और वेड की जो ऊंचाई है वो आपको रखनी है लगभग 10 इंच से लेकर 12 इंच, ये मान लीजिए 1 फीट आपको रखनी है। इस प्रकार आपको वेड तैयार कराना है और इस प्रकार आपको वेडों पर ही बुआई करनी है। ड्रिप एरीगेशन, जी हाँ दोस्तों, सिंचाई करने के लिए, खाद देने के लिए यदि आप ड्रिप लगा सकते हैं तो बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपको ड्रिप लगाना चाहिए इनलाइन 16 mm, क्योंकि जो गाजर की क्रॉप है यदि 16 mm इनलाइन ड्रिप को लगाते हैं सिंचाई करने के लिए तो खाद देने में भी, सिंचाई करने में भी काफ़ी आसानी हो गई। यदि आप इनलाइन 16 mm 40-50 हज़ार रुपये, क्योंकि 40-50 हज़ार रुपये की ड्रिप लगाते हैं तो 7-8 साल भी चलेगी, अच्छी सर्विस भी देगी। और यदि आप इसको नहीं लगाना चाहते तो पेप्सी ड्रिप लगा लीजिए, 1-2 सीजन, 1-2 साल चल जाती है, 8-10 हज़ार रुपये का खर्च आता, तो 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं। प्लांट डिस्टेंस यानी हमको कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी है, क्योंकि हमने तो बता दिया 4-5 किलोग्राम 6 किलोग्राम आप 1 एकड़ में सीड्स की बुआई कर दीजिए, लेकिन आपको कितना अंतर रखना है, क्योंकि हाई डेंसिटी भी ना हो, ज़्यादा पास में प्लांट्स भी ना हो। तो इसके लिए जो अंतर है, जो गैप है, पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट डिस्टेंस कितना रखना, आइए समझते हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि हमने 2.5 फीट की चौड़ाई करवाई है वेट की, तो जो 2.5 फीट की चौड़ाई है उस पर आपको जो डिस्टेंस रखना है, आपको एक वेट पर 6 से 8 लाइनों की बुआई करनी है। और आपको सीड्स से सीड्स की दूरी आपको रखनी है लगभग ये मान लीजिए 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी है। और आपको जो डेप्थ रखनी है, जो गहराई आपको रखनी है, ये मान लीजिए 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी है। तो इस प्रकार एक बेड से दूसरी बेड की दूरी 2.5 फीट रखिए और एक बेड पर 6 से 8 जो लाइनें होती हैं, कतारें होती हैं, उनकी बुआई कर दीजिए। और एक बेड पर आपको सिंगल लाइन ड्रिप 16 mm वाली बिछा दीजिए। शानदार आपकी जो फसल है वो बढ़वा लेगी। आप बेंचुरी के माध्यम से खाद छोड़ सकते हैं, खाद का शेड्यूल भी हम बताने वाले हैं, बस आप वीडियो पर बने रहिए। बात कर लेते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन। जी हाँ दोस्तों, सिंचाई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि गाजर की फसल बहुत ज़्यादा सिंचाई भी नहीं चाहती है और काफ़ी ज़्यादा आपको जो अंतर है वो भी नहीं रखना है। तो सिंचाई किस प्रकार करना है हम बतलाते हैं आपको। यदि आप स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो ये मान लीजिए 5-7 दिनों का गैप आप रख सकते हैं, अधिकतम 7-8 दिनों का भी गैप रख सकते हैं। 7-8 दिनों के अंतराल पर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-4 दिनों के अंतराल पर आप 1.5 से 2 घंटे भी यदि सिंचाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे।
और यदि आप फ्लड एरीगेशन से क्यारियाँ बनाकर आप खेती करते हैं तो 7-8 दिनों के अंतराल पर भी आप फ्लड एरीगेशन से सिंचाई कर सकते हैं, बहा हुआ पानी को छोड़ सकते हैं, यानी फ्लड एरीगेशन को आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप ये या फिर आप रेन पाइप को भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कृत्रिम वर्षा रेन पाइप को भी आप लगा सकते हैं, फव्वारे को भी आप लगा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, यदि आप ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो काफ़ी फसल बढ़वार नहीं लेती, कंदों का विकास नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यदि हल्की भूमि है तो थोड़ा सा सिंचाई का अंतराल थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन काली मिट्टी है, काली दोमट है, तो इसके लिए हमारे किसान भाई जो अंतर है सिंचाई का उनको बढ़ा भी सकते हैं, 10 दिन 12 दिन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई सिंचाई को आपको करना है आवश्यकता अनुसार। भारी भूमि है तो थोड़ा सा रुक कर, हल्की भूमि है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल। तो खरपतवार की रोकथाम करना, जब तक ये मान लीजिए जब तक आपकी फसल पर खरपतवार रहेंगे फसल बढ़ावा नहीं लेगी, रस चूसक कीटों का बढ़ावा होगा और कई प्रकार की जो बीमारी है उनका न्योता देने के बराबर है। तो हमको क्या करना है? देखिए, हमको कोई खरपतवार नाशक स्प्रे नहीं करनी है। यदि खरपतवार नाशक स्प्रे मान लीजिए दुकानदार बोलता है कि ये खरपतवार नाशक आप स्प्रे कर लीजिए, तो इससे नुकसान क्या है? इससे उत्पादन घट जाएगा, कम से कम 20 क्विंटल उत्पादन आपका घट जाएगा यदि खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं। तो भैया क्या करें? इसके लिए आप निराई गुड़ाई करें। कम से कम 30 से 35 दिन की फसल होती है तो पहली निराई गुड़ाई, और 60 से 65 दिन की फसल होती है तो दूसरी निराई गुड़ाई ही आपको करानी है गाजर की फसल पर। यदि आप निराई गुड़ाई कराते हैं तो फसल एकदम शानदार तरीके से बढ़वा लेती है, कुछ अलग तरीके से, क्योंकि हम लोग तो निराई गुड़ाई पर डिपेंड हैं। मज़दूरों की सहायता से निराई गुड़ाई करा लीजिए, क्योंकि खरपतवार नाशक का स्प्रे भी किया जा सकता है, लेकिन ना ही करें क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट हमको प्राप्त होते हैं। तो खरपतवार मुक्त आप फसल रखें। इसके अलावा रस चूसक कीटों को जैसे बढ़ावा मिल रहा है तो उसके लिए आप नीला और पीला, येलो और ब्लू ट्रैप को लगा लीजिए। 1 एकड़ में 20 पीसेस बहुत होती हैं। तो इस प्रकार रस चूसक कीटों से भी आपको कंट्रोल मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। स्प्रे शेड्यूल, गाजर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल जो विषय है, जो टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है और ज़रूरी भी है किसान भाइयों। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गाजर की फसल पर कई प्रकार के रोग, बीमारी, डिजीज़ आते हैं, उन्हें हमको कंट्रोल भी करना है, रोकथाम भी करना है, सस्ती दवाई भी हों, एलिजिबल भी हों और बढ़िया काम भी कर जाएं, ज़्यादा खर्च भी ना हो। तो इसके लिए स्प्रे शेड्यूल ध्यान से सुनना है, समझना है, और चाहें तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई जो आप यूज़ कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार ही आपको न्यूट्रिएंट या फिर केमिकल्स या फिर रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो जो फसल है इसको प्रोटेक्शन करने के लिए स्प्रे किया जाता, कीटनाशक दवाइयों का, ऑर्गेनिक का भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से रोग, बीमारी, कीट आते हैं, उनका प्रबंधन, और फिर स्प्रे शेड्यूल कब कौन सा स्प्रे करना है। तो कीट प्रबंधन की बात करें तो मुख्य रूप से लीफ ब्लाइट है, इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड है, नेमेटोड है, यानी जड़ों पर गांठें बन जाती हैं, कंद कड़क हो जाता है, गाजर कड़क हो जाता है और एकदम बेकार सा हो जाता है। तो नेमेटोड की आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा मुख्य रूप से रस्ट है, पत्ते बेरंग हो जाते हैं। इसके अलावा विल्ट है, जी हाँ दोस्तों, हम बैक्टीरिया विल्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से एफिड है, जैसिड है, वाइट फ्लाई है, लीफ ब्लाइट भी आता है, झुलसा आता है, और साथ में जो सबसे बड़ी समस्या रहती है एंथ्राकिनोज़ है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से रूट जो है, रूट क्रैकिंग की, यानी जो गाजर होता है क्रैकिंग, चटकने लगता है, फटने लगता है, तो क्रैकिंग की समस्या भी आती है। और भी जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं ये बीमारी आती हैं, तो भाई साहब ये बीमारी तो हैं, आपने तो बीमारी गिना दी, लेकिन इनका उपचार बताइए, इनका रोकथाम बताइए। तो हम रोकथाम के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट स्प्रे, गाजर की फसल जब ये मान लीजिए 35 से 40 दिन के आसपास की होती है तो फर्स्ट छिड़काव करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे पर सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस। अब क्वांटिस क्या है? क्वांटिस एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, वायु स्टिमुलेंट है, ऑर्गेनिक है। आपको 40 ml लेना है। और इसके अलावा आपको एक जो
इंसेक्टिसाइड है उसको लेना है यूपीएल की लांसर गोल्ड इंसेक्टिसाइड। अब भाई साहब ये लांसर गोल्ड पर क्या है, लांसर गोल्ड पर इमीडाक्लोप्रिड और एसिफिट का कॉम्बिनेशन है। इसको आपको 30 से 35 ग्राम आपको लेना, 30 ग्राम लेना है, 35 ग्राम अधिकतम आप ले सकते हैं। तो इन दोनों को मिला करके स्टिकर को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है। सेकंड स्प्रे, गाजर की फसल पर जब गाजर की क्रॉप बुआई से 60 से 70 दिन के आसपास की होती है तो सेकंड स्प्रे पर एक्सेल की स्वाधीन फंगीसाइड। अब स्वाधीन में क्या है, यह एक फफूंदनाशक है और इसमें टेबुकोनोजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है। इसको हमको लेना है 35 से 40 ग्राम और इसके साथ एक इंसेक्टिसाइड सिंजेंटा कंपनी की जैसे एक तारा है 10 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। यदि बरसात होने के आसार हैं तो इसके लिए दोस्तों किसान भाइयों आप स्टिकर सिलिकॉन चिप को स्टिकर मिलाकर ही स्प्रे करें। हम स्टिकर की बात कर रहे हैं। ये तो बात हो गई 2 स्प्रे। केवल गाजर की फसल पर देखिए ज़्यादा रोग कीट बीमारी नहीं आती हैं, प्रॉपर यदि न्यूट्रिएंट की पूर्ति आप जड़ों से करते हैं तो कोई आपको ज़रूर नहीं ज़्यादा स्प्रे की। लेकिन यदि एफिड जैसे आते, रस चूसक कीट आते, इल्ली और जो हमने कीटों के नाम बताए, फंगस डिजीज बीमारी बताई हैं, यदि जी आते हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं। पहला स्प्रे तो कंपलसरी है। यदि फसल देख लीजिए यदि रोग बीमारी कीट दिख रहे हैं तो ही आप दूसरा छिड़काव करें। फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल गाजर की फसल पर बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिएंट। क्योंकि जब तक हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति नहीं करेंगे कंदों का विकास नहीं होगा, बढ़वार अच्छी नहीं होगी और आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि इतना उत्पादन तो निकला ही नहीं। तो इसलिए न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है। बुआई के समय तो खाद आपको देना ही है लेकिन टाइम पर न्यूट्रिएंट की पूर्ति भी करना है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन, यदि आप साधारण तरीके से गाजर की खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 35 किलोग्राम यूरिया और उर्वरक खाद लेना है। इसके अलावा सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम से 10 किलोग्राम। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी अच्छी कंपनी का, आराइज का या फिर किसी वेस्ट कंपनी का आप सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त वाली खाद को ले लीजिए 5 किलोग्राम। इन तीनों को यूरिया 35, सागरिका 10 और माइक्रो न्यूट्रिएंट 5, इनको आपको ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और आपको जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना है। जड़ों के पास ही आपको देना है। ये थी फर्स्ट खाद। अब बात करते हैं सेकंड खाद। तो जो सेकंड खाद है मान लीजिए 55 से लेकर 60 दिन के आसपास की हमारी गाजर की फसल होती है तो सेकंड खाद देनी चाहिए। अब सेकंड खाद पर कौन कौन सी खाद हैं? जी हाँ दोस्तों, हम नाइट्रोजन और भी अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति करा रहे हैं। तो यूरिया और उर्वरक खाद लगभग 45 किलोग्राम। इसके अलावा आपको लेना है सल्फर। अब सल्फर कौन सी? सल्फर 90% WDG फॉर्म में आती है, आपको लेना है 3 किलोग्राम। और के-मैक्स सुपर कृषि रसायन का आता है, के-मैक्स सुपर 4 किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। फिर आप बढ़वार आप वापस से आके बताइए इसी वीडियो पर कमेंट करके कि बढ़वार कितनी अच्छी हुई थी। तो आप इस प्रकार 2 खादों को यदि साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को आप चला सकते हैं। अब बात करते हैं जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं भाई साहब, तो उनको तो घुलनशील वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो बे किसान भाई 3 कॉम्बिनेशन हम आपको बताएंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन पर NPK को बदल कर प्रयोग किया जा सकता है। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है ये मान लीजिए 25 दिन से लेकर 40 दिन तक या फिर 25 दिन से लेकर 40 दिन के मध्य आप इन खादों को छोड़ सकते हैं। कितने दिनों के अंतराल पर छोड़ना है? जी हाँ दोस्तों, आपको 4 दिनों के अंतराल पर आज एक खाद, फिर 4 दिन बाद दूसरी खाद, इस प्रकार एक दिन में एक खाद। तो कौन कौन सी खादों को? जैसे NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 12-61-0 2 किलोग्राम, NPK 17-44-0 2 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इनको आपको प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आपको छोड़ना है 4 दिनों के अंतराल पर। एक दिन में एक खाद को छोड़ना है, फिर 4 दिन का अंतर रखना है और फिर दूसरी खाद को छोड़ना है। कितना? 2 kg। और ह्यूमिक एसिड को छोड़ रहे हैं तो आपको 500 ग्राम छोड़ना है। ये तो बात हो गई भाई साहब फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। और जो हम आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं प्रति एकड़ की दर से जानकारी ही शेयर कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन। तो 45 दिन से लेकर 65 दिन के मध्य, ये मान लीजिए 45 दिन से लेकर 65 दिन के मध्य आप सेकंड कॉम्बिनेशन को चला सकते हैं। अब 5-5 दिनों का अंतर रखना है, जो डिफरेंस है, अंतर स्पेस है, आपको 5-5 दिनों के अंतर पर रख सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। जैसे NPK 052-34, NPK 13-40-13 जैसे खाद आती है आपको 3-3 किलोग्राम और इसके साथ फेरस सल्फेट है 3 किलोग्राम,
इसके साथ जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद है 500 ग्राम, और आप इन खादों को 5-5 दिनों की अंतराल पर छोड़ सकते हैं। प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। 45 दिन से 65 दिनों के मध्य इन खाद को आप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन। तो जो तीसरा कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए 70 दिन से लेकर 90 दिन के मध्य 5-5 दिनों के अंतराल पर मान लो एक खाद आपने आज छोड़ दी, और कितनी छोड़ना है जो थर्ड कॉम्बिनेशन पर 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम अधिकतम। फसल के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करती है फसल कि कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। तो 4-4, 5-5 दिनों के अंतराल पर 3-4 केजी आप खाद को छोड़ सकते हैं। अब जो कॉम्बिनेशन है थर्ड, तो ये मान लीजिए 70 दिन से लेकर 90 दिन के मध्य यदि थोड़ा सा और फसल जल्दी तैयार हो रही तो इसकी जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन इसको कम भी आप कर सकते हैं। तो जैसे NPK 0050 है, इसके अलावा NPK 13045 है, तो इनकी क्वांटिटी 4-4 किलोग्राम रखना है। इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट है 4 किलोग्राम, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट है 4 किलोग्राम, वाइट पोटास है 4 किलोग्राम। इनको आपको बदल बदल कर 5-5 दिनों के अंतराल पर यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो उनके लिए है। तो बे किसान भाई इन खादों को प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। लाइफ साइकिल, गाजर की जो क्रॉप है थोड़ा सा वैरायटी पर भी डिपेंड और निर्भर करती है। कुछ जो वैरायटी होती हैं वो 80 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो 90 दिन से लेकर 110 दिन तक लग जाते हैं। तो ये मान लीजिए 100 दिन एक एवरेज हम मान लेते हैं, 100 दिन की मान लीजिए गाजर की लाइफ साइकिल होती है, यानी कम समय में जल्दी तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी दे जाती है। अब बात कर लेते हैं उत्पादन। तो जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, ये मान लीजिए 120 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उपज निकलती है, उत्पादन निकलता है। यदि हम वैज्ञानिक तरीके से जो खेती करने का तरीका बता रहे हैं इस प्रकार खेती करते हैं तो अधिकतम 150 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से तक उत्पादन निकलता है वैड विधि से। बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट, तो गाजर का जो रेट है, बाजार भाव है, ये फ्लेक्सिबल रहता है। न केवल गाजर का बल्कि प्रत्येक जो वेजिटेबल क्रॉप होती है इनका रेट फ्लेक्सिबल रहता है, कभी एक सा नहीं रहता है। लेकिन गाजर का जो जिस टाइमिंग हमने टाइमिंग आपको बताया है, ऑफ सीजन भी यदि आप गाजर को निकालते हैं, गाजर की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा और 40-50 रुपये केजी तक का किसानों को रेट मिल जाता है गाजर से। कभी कभी काफ़ी लो भी होता है, तो एक हम एवरेज मान रहे हैं 12 रुपये से लेकर 40 रुपये के मध्य रेट देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं लागत। तो एक एकड़ की जो कॉस्ट है सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर, चाहे स्प्रे के खर्च हों, खाद के खर्च हों, गोबर की खाद हो, ट्रैक्टर से बेड तैयार की हैं, तो सभी एक्सपेंसेस को, जो लेबर को खर्च हो, मार्केटिंग जो भी पहुंचाने तक मार्केट तक का जो भाड़ा है, सभी जो खर्च को जोड़कर लगभग ये मान लीजिए 20 से 22 हज़ार रुपये के आसपास एक एकड़ का खर्च, एक एकड़ की कॉस्ट आती है। मुनाफा और नेट प्रॉफिट, तो गाजर की जो क्रॉप है मुनाफा डिपेंड करता है उपज पर और बाज़ार भाव पर। यदि उपज अच्छी प्राप्त हुई है, बाज़ार भाव अच्छा मिला तो यकीनन आमदनी भी अच्छी होगी। तो जो हम आपको बतला दें कि जो हम रेट ले रहे हैं, एक एवरेज रेट ले रहे हैं, कीमत बाज़ार भाव ले रहे हैं, वो है 12 रुपये प्रति केजी का रेट हम ले रहे हैं। यदि मान लीजिए 12 रुपये केजी तो 100 केजी यानी 1200 रुपये प्रति क्विंटल का हमको रेट मिल रहा है। और जो उत्पादन है, उपज है, 120 क्विंटल का ही हम एक एवरेज मान लेते हैं। तो 1200 में इंटू करते हैं 120 का, तो ये मान लीजिए 1,44,000 रुपये के आसपास हमारा जो मुनाफा है वो होगा। लेकिन मुनाफा अभी हमारा ये नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुनाफा में से हम जो घटाएंगे लागत कॉस्ट को तो नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। मुनाफा 1,44,000 रुपये में से हम लागत को घटा देंगे तो हमारा मुनाफा होगा 1,44,000 रुपये, और जो हमारी कॉस्ट आई, लागत आई, ये लगभग 22,000 रुपये। तो जो हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,22,000 रुपये। हमारी शुद्ध आमदनी हुई, शुद्ध मुनाफा हुआ, नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपये। तो इस प्रकार यदि आप गाजर की खेती करते हैं तो 2.5 से 3 महीने पर आप एक एकड़ पर बड़े ही आसानी से 1,00,000 रुपये, 1,20,000 रुपये आप कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप गाजर की खेती करते हैं, टाइम पर यदि नेमेटोड की समस्या आ रही है तो बेलम प्राइम का भी आप प्रयोग कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप प्रॉपर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास स्पेशल गाजर की फसल पर
फास्फोरस और पोटास और सल्फर की और कैल्शियम की स्पेशल फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करते हैं तो फसल स्पेशल बढ़वार तो लेगी, है ना। और इसके अलावा जो कंदों का विकास है वो काफ़ी शानदार होगा, उपज काफ़ी अच्छी प्राप्त होगी और कलरफुल आपकी फसल रही, कंद एकदम लाल रहेंगे, मार्केटिंग में 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार यदि आप आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, आवश्यकता अनुसार उर्वरक खादों का प्रयोग करते हैं तो यकीनन गाजर की फसल से भी हमारे किसान भाई एक अच्छा मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो यदि आप 5-10 एकड़ पर गाजर की खेती ड्रिप विधि से करते हैं तो यकीनन आपको काफ़ी अच्छी आमदनी होगी। तो मैं था आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, आप देख रहे थे एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ और प्राइवेट मैसेज करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं शिव कुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार नई नॉलेजेबल कृषि कार्य से जुड़ी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।